चैप्टर 11। रात का वक्त था और ज़ूक्विंग किसी बिल्ली की तरह दबे पांव कैंप से निकल रहा था। उसने अपने मुंह को जोर से बंद कर रखा था ताकि खांसी ना आए, क्योंकि फैट माउंटेन के जहरीले धुएं ने उसके फेफड़ों यानी लंग्स में जलन पैदा कर दी थी। जैसे जैसे वो साजन थंडर के कोर्टयार्ड की तरफ बढ़ा, उसका चेहरा दर्द से सफेद पड़ गया। अपनी कैबिन में पहुंचते ही ज़ूक्विंग खुद को रोक नहीं पाया और उसने काले खून की उल्टी की। वो खून जमीन पर गिरते ही तेज आवाज के साथ जलने लगा। उसने तुरंत बैठकर ध्यान शुरू किया। उसके सीने में जो वायलेट क्रिस्टल था वो अपना कमाल दिखाने लगा। उसने जहर को खत्म किया और ज़ूक्विंग के जख्मों को भरने लगा। ज़ूक्विंग ने महसूस किया कि उसने फैट माउंटेन को जल्दी मारकर सही फैसला किया था, वरना वो क्रिस्टल की हीलिंग पावर के बिना जिंदा नहीं बचता। ठीक होने के बाद ज़ूक्विंग ने फैट माउंटेन और हॉर्सफॉर के बैग्स चेक किए। उसे काफी सारे स्पिरिट कॉइन्स और जहर की बोतलें मिली, लेकिन दो चीजें ऐसी थीं जो बहुत अजीब थीं। लोहे का टुकड़ा, ये देखने में साधारण था, पर फैट माउंटेन इसके पीछे पागल था। एम्बर का टुकड़ा, ये एक आधा टूटा हुआ पत्थर जैसा था जिसे फैट माउंटेन मरने से पहले तोड़ना चाहता था। ज़ूक्विंग ने इन सब को संभाल कर रख दिया और अगले पूरा दिन अपनी की कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस में बिताया। अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया था। शाम को साजन थंडर ने ज़ूक्विंग द बाहर बुलाया। वहां खाने की एक बड़ी टेबल सजी थी। तभी वहां स्क्वाड थंडरबोल्ट के बाकी लोग आए। सैवेज घोस्ट, एक पहाड़ जैसा लंबा चौड़ा आदमी जिसके पास एक भारी ढाल और एक कांटों वाला क्लब यानी वुल्फ टूथ क्लब था। ग्रेसफुल रैप्टर, एक लड़की जो जानवरों से बात कर सकती थी। कैंप के सारे आवारा कुत्ते उसकी आंख और कान थे। क्रूसिफिक्स, एक लंबा और दुबला आदमी जिसके चेहरे पर क्रॉस का निशान था। वो तीर अंदाजी में महारत रखता था और सबसे खतरनाक लग रहा था। सार्जेंट ने ज़ूक्विंग का परिचय किड के रूप में करवाया। स्क्वाड के लोग थोड़े नाराज थे कि एक बच्चे को मिशन पर क्यों ले जा रहे हैं, पर सार्जेंट ने उन्हें चुप करा दिया। मिशन था 7 लीफ क्लोवर्स इकट्ठा करना, जिसके बदले में उन्हें बहुत कीमती डस्ट पर्जिंग पिल्स मिलने वाली थीं। अगले दिन जब ये लोग कैंप से निकल रहे थे, इनका रास्ता स्क्वाड ब्लड शैडो ने रोक लिया। ये लोग बहुत ही क्रूर और गंदे लोग थे। इनका कैप्टन एक पुराना आदमी था जो एक मरे हुए कुत्ते के ऊपर बैठकर उसका मांस खा रहा था। वो गुस्से में अपने आदमियों से कह रहा था, फैट माउंटेन और हॉर्सफोर कहाँ रह गए? क्या उन्हें मरना है? ज़ूक्विंग समझ गया कि ये वही लोग हैं जिन्हें उसने मारा है, पर वो बिल्कुल शांत रहा। ग्रेसफुल रैप्टर उस मरे हुए कुत्ते को देखकर गुस्से से कांप रही थी, क्योंकि वो कुत्ता उसका था। ब्लड शैडो के कैप्टन ने ग्रेसफुल रैप्टर को गंदी नजर से देखा और कहा, ये कुत्ता बहुत स्वादिष्ट है, पर मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा मांस कैसा होगा। माहौल बहुत गर्म हो गया था। दोनों स्क्वाड्स के बीच कभी भी खूनी जंग शुरू हो सकती थी। चैप्टर 12। माहौल में गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। स्क्वाड ब्लड शैडो की बदतमीजी देखकर ग्रेसफुल रैप्टर की आंखों में खून उतर आया था, पर उसने पहले साजन थंडर की तरफ देखा। साजन ने बस एक नाम पुकारा, क्रूसिफिक्स। बिना एक लफ्ज बोले क्रूसिफिक्स ने अपना धनुष निकाला और एक तीर सीधा आसमान में छोड़ा। कुछ ही पलों में ऊपर उड़ रहा एक बाज तीर से छिद गया और तड़पता हुआ दोनों स्क्वाड्स के बीच में आ गिरा। तभी ब्लड शैडो का एक सदस्य दर्द से कराह उठा और उसने खून की उल्टी की। वो बाज उसकी स्पिरिट एनिमल थी। जब जानवर को चोट लगी तो मालिक को भी दर्द हुआ। दोनों कैप्टन्स ने एक दूसरे को घूरा और साजन थंडर अपनी स्क्वाड और यूकिंग को लेकर वहां से निकल गए। लगभग 1 घंटे तक चलने के बाद उनके सामने वो काला और भयानक जंगल था, द फॉरबिडन रीजन। बाहर सूरज चमक रहा था, पर जंगल के ऊपर काले बादल और बिजलियां कड़क रही थीं। जैसे ही यूकिंग ने जंगल में कदम रखा, उसे एक ठंडी लहर महसूस हुई जिसने उसके शरीर की सारी गर्मी सोख ली। उसने अपना लोहे का सुआ कस के पकड़ लिया। ये जगह किसी नर्क से कम नहीं थी। ट्विस्टेड ट्रीज, पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई भूत हाथ फैलाए खड़े हों। रॉटन मड, पाँव के नीचे की मिट्टी सड़ रही थी। फैंग्स एंड टैलेंस, जंगल की पत्तियां कांटों और नखूनों की तरह ऊपर की तरफ मुड़ी हुई थीं। स्क्वाड के लोग पुराने और जाने पहचाने रास्तों से चल रहे थे। कभी सैवेज घोस्ट आगे चलता तो कभी ग्रेसफुल रैप्टर। वो खतरनाक जगहों से बचकर निकल रहे थे। 2 घंटे बाद वो एक दलदल के पास रुके। ग्रेसफुल रैप्टर ने अपने पाउडर से जहरीले कीड़ों को भगाया और फिर सबने दलदल की मिट्टी अपने शरीर पर मलना शुरू किया। साजन थंडर ने यूकिंग को सर्वाइवल के कुछ बड़े सबक सिखाए। गिरी हुई पत्तियां, जहां पत्तियां ढेर हो वहां मत जाओ, क्योंकि जानवर वहां से नहीं गुजरते, वरना पत्तियां दब जाती। जानवरों की पॉटी, ड्रॉपिंग्स, हमेशा उस रास्ते पर चलो जहां जानवरों की पॉटी दिखे, क्योंकि जानवर हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनते हैं। नाइट लिजर्ड मड, ये कीचड़ उनकी खुशबू को छुपा देता था ताकि म्यूटेंट जानवर उन्हें पहचान न सके।
क्रूसिफिक्स ने यूकिंग को चेतावनी दी, अपने शरीर के काले धब्बों पर ध्यान देना, अगर म्यूटेजन ज्यादा हो गया तो तुम मॉन्स्टर बन जाओगे और कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। रास्ते में उन्हें कई छोटे म्यूटेंट जानवर मिले जिन्होंने यूकिंग ने बड़ी आसानी से मार गिराया। क्रूसिफिक्स ने उसे इस जंगल के 3 सबसे बड़े खतरों के बारे में बताया। म्यूटेंट बीस्ट्स, अजीब और गरीब जानवर जिनके पास अलग ताकतें होती हैं। द सिंगिंग, इस जंगल में कभी कभी एक संगीत सुनाई देता है, जो उसे सुनता है वो मारा जाता है। सिर्फ सार्जेंट थंडर ही इसे सुनकर जिंदा बचे हैं। फॉग ऑफ कंफ्यूजन, एक ऐसा धुंध जो रास्ता भुला देता है और म्यूटेजन को शरीर में बढ़ा देता है। स्कैवेंजर्स, सैविज घोस्ट ने बताया कि दूसरे स्कैवेंजर्स जो एम्बुश करते हैं वो भी एक बड़ा खतरा है। तभी सार्जेंट थंडर अचानक रुक गए। खामोश, उन्होंने कहा। अंधेरे जंगल में सैकड़ों चमकती हुई आंखें दिखने लगी। वो ब्लैक स्केल्ड वुल्व्स का एक पूरा झुंड था। ये भेड़िए एक बैल जितने बड़े थे और उनके शरीर पर काले स्केल्स थे। इतने सारे भेड़ियों से लड़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि लड़ने में स्पिरिट पावर खर्च होती और म्यूटेशन का खतरा बढ़ जाता। सार्जेंट थंडर ने हुक्म दिया, सब लोग पीछे हटो, मैं इन्हें रोकता हूँ। वो आगे बढ़े और उनके शरीर से इतनी ताकतवर स्पिरिट पावर निकल रही थी कि भेड़िए भी रुककर उन्हें देखने लगे। चैप्टर 13। भेड़ियों का झुंड सामने था, पर शू किंग अपनी जगह से हिला नहीं। उसने अपनी लोहे की सींख उठा ली। क्रूसिफिक्स ने पीछे हटते हुए समझाया कि सार्जेंट थंडर सिर्फ अपनी ताकत की वजह से लीडर नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी लेना जानते हैं। स्क्वाड ने लड़ने के लिए एक कमाल का प्लान बनाया था। उन्होंने पेड़ गिरा गिराकर एक दीवार बना दी जिसमें सिर्फ एक छोटा सा रास्ता था। सैविज घोस्ट उस रास्ते पर ढाल लेकर खड़ा हो गया। ग्रेसफुल रैप्टर ने मिट्टी पर एक खूनी निशान बनाया और जादू की मदद से तैयारी की। क्रूसिफिक्स एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया जहां से वो पूरे इलाके पर नजर रख सके और तीर चला सके। शू किंग को सबसे पीछे लगभग 2400 मीटर दूर कीचड़ में छुपने को कहा गया। प्लान साफ था। सार्जेंट थंडर भेड़ियों को ललकार कर पीछे हटेंगे और स्क्वाड के सदस्य बारी बारी से उन्हें रोकेंगे ताकि बाकी लोग अलार्म करके अपनी ताकत यानी स्पिरिट पावर वापस पा सकें। जब सार्जेंट थंडर, सैविज घोस्ट और ग्रेसफुल रैप्टर बारी बारी से लड़कर पीछे हट गए, तब भेड़ियों का झुंड शू किंग के पास पहुंचा। भेड़िए उसे देख नहीं पाए थे, उनका ध्यान क्रूसिफिक्स पर था। पर जैसे ही वो पास आए, शू किंग एक भयानक शिकारी की तरह उन पर टूट पड़ा। उसने अपनी सींक और डैगर से एक के बाद एक भेड़ियों को मारना शुरू कर दिया। उसका शरीर खून से लथपथ हो गया, पर उसके सीने में मौजूद वायलेट क्रिस्टल ने उसे कमाल की हीलिंग पावर दी। उसके जख्म कुछ ही पलों में भर जाते। वो इतनी देर तक लड़ा कि भेड़िए भी उससे डरने लगे। सार्जेंट और क्रूसिफिक्स ये देखकर दंग रह गए कि एक नया लड़का इतनी बेरहमी और ताकत से लड़ सकता है। लड़ाई के बीच शू किंग ने एक भेड़िए को मारा जिसकी आंखें काली थीं। तभी कुछ अजीब हुआ। उस मरे हुए भेड़िए की परछाई अचानक हिलने लगी और शू किंग की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने शू किंग को छुआ, उसे एक बेहद गंदी और बुरी ताकत का एहसास हुआ, लेकिन तुरंत उसके सीने वाले वायलेट क्रिस्टल से एक ठंडी लहर निकलकर उस बुराई से टकराई और उसे खत्म कर दिया। शू किंग को ऐसा लगा जैसे क्रिस्टल ने उस बुराई को खा लिया हो। लड़ाई खत्म होने के बाद शू किंग ने आराम किया और व्हाइट बोलस खाई। जब उसने अपनी आस्तीन ऊपर की तो वो हैरान रह गया। उसके हाथ पर जो काला धब्बा था वो गायब हो चुका था। आमतौर पर इस जंगल में रहने से म्यूटेशन बढ़ती है, पर शू किंग का शरीर पहले से ज्यादा साफ और ताकतवर हो गया था। उसने समझ लिया कि उस वायलेट क्रिस्टल ने सिर्फ उसे हील नहीं किया, बल्कि उस काली परछाई को सोख कर उसके शरीर से जहर यानी म्यूटेजन को भी निकाल दिया है। चैप्टर 14। शू किंग के मन में सवालों का तूफान था। ये वायलेट क्रिस्टल क्या है? वो काली परछाई क्या थी? और क्या उसी की वजह से मेरा म्यूटेशन धब्बा गायब हुआ? पर अभी इन सवालों का वक्त नहीं था। स्क्वाड थंडरबोल्ट के बाकी लोग थक कर चूर हो रहे थे और अब चू किंग की बारी थी फिर से मैदान में उतरने की। चू किंग ने अपनी लोहे की सींग साफ की और भेड़ियों पर टूट पड़ा। वो इतनी तेजी और बेरहमी से लड़ा कि पूरे जंगल में भेड़ियों की चीखें गूंज उठीं। पूरी रात मौत का खेल चलता रहा। जब सुबह हुई तो भेड़िए थक कर भाग गए। स्क्वाड थंडरबोल्ट के सभी लोग खून से लथपथ और थके हुए जमीन पर गिरे हुए थे। लेकिन सार्जेंट थंडर को कुछ अजीब लगा। उन्हें लगा कि ये हमला कोई इत्तेफाक नहीं था। जब उन्होंने सबका सामान चेक करवाया तो सैविज घोस्ट के बैग में एक पुराना लकड़ी का डब्बा मिला। उस डब्बे से धुआं निकल रहा था। ग्रेसफुल रैप्टर ने पहचाना कि उसमें बटरफ्लाई रैबिट की पॉटी का पाउडर था, जो भेड़ियों को अपनी तरफ खींचता है।
किसी ने सैवेज गोस्ट को धोखा दिया था। सब समझ गए कि ये स्क्वाड ब्लड शैडो की साजिश थी। खतरे के बावजूद स्क्वाड ने आगे बढ़ने का फैसला किया। वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जो किसी दूसरी दुनिया जैसा था। एक सुंदर कैन्यन जहां पेड़ नहीं बल्कि चमकदार फूल थे जो रात के सितारों जैसे लगते थे। ये वही जगह थी जहां उन्हें 7 लीफ क्लोवर्स तोड़ने थे। जब स्क्वाड फूल तोड़ने में बिजी थी, चू किंग ने वहां बैठकर अपनी सी एंड माउंटेन इनकैंटेशन की प्रैक्टिस शुरू की। अचानक उसके शरीर से हड्डियां चटकने की आवाज आई और उसके रोम छिद्रों से गंदगी निकलने लगी। वो तीसरे लेवल को पा चुका था। लेकिन एक अजीब बात हुई। अब जो भी जहर या म्यूटेजन उसके शरीर में जाता, वो उसके धब्बे में नहीं बल्कि उसकी परछाई यानी शैडो में समा रहा था। उसकी परछाई अब म्यूटेजन को खा रही थी। उसका शरीर अब पहले से ज्यादा प्योर और साफ हो गया था। फूल इकट्ठे करने के बाद सार्जेंट थंडर ने फैसला किया कि सब लोग अलग अलग रास्ते से कैंप वापस जाएंगे ताकि बचने के चांसेस बढ़ सकें। सार्जेंट खुद दुश्मनों का ध्यान भटकाने के लिए मेन रास्ते से गए। चू किंग ने उन्हें जाते हुए देखा और खुद एक लंबे रास्ते से निकल पड़ा। रास्ते में उसने जंगल के भयानक रूप देखे। म्यूटेंट बेयर्स जिनकी पीठ पर बड़ी स्पाइडर्स थीं जो उन्हें कठपुतली की तरह कंट्रोल कर रही थीं। माउंटेन साइज्ड जेलीफिश जो आसमान में तैरती हुई एक विशाल जेलीफिश थी जो इतनी ठंडी थी कि नीचे का जंगल जम रहा था। उसके अंदर सैकड़ों म्यूटेंट जानवरों की लाशें तैर रही थीं। अभी चू किंग कैंप के करीब पहुंचने ही वाला था कि उसे जंगल में एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। वो आवाज सैवेज गोस्ट की थी। चू किंग दबे पांव उस तरफ बढ़ा। वहां जो नजारा था उसने उसका दिल दहला दिया। सैवेज गोस्ट मारा जा चुका था। उसका शरीर म्यूटेशन की वजह से हरा काला पड़ गया था और उसका सर कटा हुआ था। उसने मरते मरते भी कई दुश्मनों को अपने साथ खत्म कर दिया था। लेकिन तभी चू किंग की नजर थोड़ी दूर पड़ी। वहां सार्जेंट थंडर को 5 दुश्मनों ने घेर रखा था। सार्जेंट का शरीर भी हरा पड़ रहा था। वो म्यूटेशन की कगार पर थे और मौत के करीब। ये देखकर चू किंग की आंखों में खून उतर आया। उसने अपनी लोहे की सींग कसकर पकड़ी और उसके अंदर कत्ल करने की आग भड़क उठी। शाम का वक्त था और सूरज ढल रहा था, जैसे कोई बूढ़ा आदमी अपनी आखिरी सांसें रोकने की कोशिश कर रहा हो। जंगल में सन्नाटा और ठंडक बढ़ रही थी। ज़ीक्यूइंग एक बड़े पेड़ की चोटी पर छुपा हुआ था और वहां से नीचे का पूरा मंजर देख रहा था। उसने देखा कि सार्जेंट थंडर को स्क्वाड ब्लड शैडो के 5 लोगों ने घेर रखा था। 2 लोग सार्जेंट थंडर से लड़ रहे थे, बाकी 3 रास्ते रोककर खड़े थे। ये तीनों ग्रेसफुल रैप्टर जितने ताकतवर यानी लेवल 3 पर थे। लड़ाने वालों में से एक कैप्टन ब्लड शैडो था, लेवल 6। वो बहुत ही डरावना बूढ़ा था जिसके कपड़े फटे हुए थे और मसल्स साफ दिख रही थीं। वो सार्जेंट थंडर का मजाक उड़ा रहा था क्योंकि सार्जेंट का शरीर म्यूटेशन की वजह से हरा पड़ रहा था। कैप्टन कह रहा था, सार्जेंट खुदकुशी कर लो। अगर तुम मॉन्स्टर बन गए तो बहुत बुरा होगा। मर जाओगे तो हम तुम्हारी स्क्वाड का ख्याल रखेंगे। दूसरा लड़ने वाला एक बदसूरत कुबड़ा आदमी था, लेवल 5, जिसे सब फ्लेम क्रो कह रहे थे। वो भी सार्जेंट को गंदी बातें बोलकर भड़का रहा था। ज़ीक्यूइंग ने सार्जेंट थंडर के एहसान याद किए और फैसला किया कि वो उन्हें मरने नहीं देगा। उसने पेड़ की टहनी से नीचे छलांग लगाई। लेवल 3 की ताकत और वाइडेड क्रिस्टल की वजह से उसकी रफ्तार किसी तीर से भी तेज थी। पल के झपकते ही उसने 3 लोगों को खत्म कर दिया। पहले के सर में उसने अपनी लोहे की सीख घुसा दी। दूसरे के सीने पर इतना जोर का मुक्का मारा कि उसकी हड्डियां टूट गईं और पीठ से खून निकल गया। तीसरी तरफ उसने अपना डैगर इतनी तेजी से फेंका कि वो सीधा दुश्मन के चेहरे में जा घुसा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि जब तक कैप्टन ब्लड शैडो ने मुड़कर देखा, उसके 3 आदमी ढेर हो चुके थे। ज़ीक्यूइंग वहां किसी भेड़िए की तरह खड़ा था। उसके बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे। कैप्टन ने गुस्से में फ्लेम क्रो को हुक्म दिया, इसे खत्म करो। फ्लेम क्रो लेवल 5 ने आगे बढ़कर अपने पास एक जादुई स्पिरिट पावर बैरियर, एक इनविजिबल दीवार बना ली। ज़ीक्यूइंग ने उस पर मुक्का मारा पर बैरियर नहीं टूटा। उल्टा बैकलैश की वजह से ज़ीक्यूइंग की कलाई अपनी जगह से हट गई यानी डिसलोकेट हो गई। लेकिन ज़ीक्यूइंग ने बिना डरे दिखाए अपनी कलाई को झटके से वापस ठीक किया और दूसरा मुक्का मारा। इस बार बैरियर चकनाचूर हो गया। फ्लेम क्रो हैरान रह गया कि एक लेवल 3 का लड़का उसकी जादुई दीवार कैसे तोड़ सकता है। फ्लेम क्रो ने गुस्से में आकर ज़ीक्यूइंग पर आग के गोले फेंकने शुरू कर दिए। ज़ीक्यूइंग ने बचने की कोशिश की लेकिन आग बहुत भयानक थी। फ्लेम क्रो ने फायरबॉल्स को ज़ीक्यूइंग के पास ले जाकर ब्लास्ट कर दिया। धाम, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। चारों तरफ आग और धुआं फैल गया। ज़ीक्यूइंग के शरीर पर छाले पड़ गए और उसके अंदर के अंग जलने लगे।
फ्लेम क्रो को लगा कि लड़का मर गया है। वो सार्जेंट थंडर की तरफ मुड़कर बोला, तुम्हारे लोग बेकार हैं। लेकिन तभी कैप्टन ब्लड शैडो का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया। उसने देखा कि आग के बीच से एक जला हुआ शरीर बाहर निकला। वो ज़ीक यूइंग था। ज़ीक यूइंग ने अपनी पूरी ताकत से डैगर और सीक फेंकी। डैगर से फ्लेम क्रो का कान कट गया और सीक सीधी उसके सीने में जा घुसी। फ्लेम क्रो खून की उल्टी करते हुए पीछे हट गया। अब ज़ीक यूइंग आग के बीच घुटनों के बल बैठा था। उसका शरीर बुरी तरह जल चुका था, लेकिन उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं और उनमें कत्ल करने का जुनून था।